हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। न्यू सक्सेस जोन के इस वीडियो में आज हम लोग करेंगे 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैं कुल 20 सेट का डिस्कशन करवा चुका हूं और ये सब ऐसे सवाल हैं जो रेलवे के प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग जो भी इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो न्यू सक्सेस जोन के प्ले लिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। आते हैं पहले सवाल की ओर। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो है दुग्ध उत्पादन से। और भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है वर्गीज कुरियन को। और वर्गीज कुरियन जो थे ये केरल के रहने वाले थे। और भारत में श्वेत क्रांति की जो शुरुआत हुई थी ये 1970 में शुरुआत हुई थी। अगले सवाल पे आते हैं। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है। तो भारत में जो सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है वो है जमुना पारी। यह उत्तर प्रदेश की एक बकरी है। कहाँ की बकरी है? उत्तर प्रदेश की बकरी का नस्ल है। अगले सवाल पे आते हैं। मुर्रा किस पालतू प्राणी की नस्ल है। तो मुर्रा जो है एक भैंस का नस्ल है और इस भैंस की ये खासियत है कि इसका जो सींग है यह जलेबी के आकार का होता है। अगले सवाल पे आते हैं। दूध में कौन सा तत्व सबसे कम मात्रा में होता है। तो दूध में जो सबसे कम मात्रा में जो तत्व होता है वो होता है कोबाल्ट। और कोबाल्ट की जो परमाणु संख्या होती है वह 27 होती है। आते हैं अगले सवाल पे। सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है। पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अगला सवाल है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। तो केसिन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। केसिन एक प्रोटीन होता है जो दूध में पाया जाता है जिसके कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। आते हैं अगले सवाल पे। पूछा जा रहा है ऑपरेशन फ्लड निम्नांकित में से किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध ऑपरेशन से। ऑपरेशन फ्लड बोले या श्वेत क्रांति बोले बात बराबर है। आते हैं अगले सवाल पे। दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी संक्रमणीय है। तो फुट एंड माउथ रोग, एंथ्रेक्स रोग और ब्लैक वाटर रोग ये सब क्या है? ये सब जो बीमारी है दुधारू पशुओं में ये सब बीमारी होती है। तो इस तरीके से आप लोग का आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। अगले सवाल पे आते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है वर्गीज कुरियन को। जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है MS स्वामीनाथन को। और विश्व में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। और अमृता पटेल को, अमृता पटेल तीसरा ऑप्शन में है। तो अमृता पटेल हुए थी जिसे नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले सवाल पे आते हैं। किसके दुग्ध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो रेंडियर के दूध में वसा की मात्रा जो होती है सर्वाधिक मात्रा में होती है। अगले सवाल पे आते हैं। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है। गरीबों की गाय बकरी को कहा जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। बकरी की किस्म को जर्सी कहा जाता है। तो बकरी के एल्गो नूबियन किस्म को इसको जर्सी कहा जाता है। पूछा जा रहा है बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है। तो बकरी के एल्गो नूबियन नस्ल को जर्सी कहा जाता है। अगला सवाल है। विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है। पूछा जा रहा है विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है। तो ये सानेन को कहा जाता है। और सानेन जो ये बकरी है यह स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। आते हैं अगले सवाल पे। मेरिनो किसकी एक नस्ल है। तो मेरिनो जो है एक भेड़ की नस्ल है। अगले सवाल पे आते हैं। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है। तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। इसे ऑस्ट्रिच भी कहा जाता है।
अंडे देने वाली स्तनधारी कौन है? तो अंडे देने वाली स्तनधारी जो है ये है डक विल्ड प्लेटिपस। अगले सवाल पे आते हैं। एपी कल्चर संबंधित है, तो एपी कल्चर संबंधित है मधुमक्खी पालन से। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पशु है जो जुगाली नहीं करता है? तो सूअर जो है ये जुगाली नहीं करता है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति का संबंध मांस उत्पादन से है एवं टमाटर उत्पादन से भी है। तो लाल क्रांति का संबंध दो से है, एक मांस उत्पादन से और एक टमाटर उत्पादन से है। अगले सवाल पे आते हैं। पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण क्या है? तो पशुओं में जो अफरा रोग होता है वह प्रदूषित आहार से होता है। अगले सवाल पे आते हैं। मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? तो मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 0 ग्राम होती है। अगला सवाल है। मवेशियों में बाझपन का कारण निम्नांकित में से कौन सा रोग है? तो मवेशी में जो बाझपन होता है वह बैंग रोग के कारण होता है। किसके कारण होता है? बैंग रोग के कारण मवेशियों में बाझपन रोग होता है। अगला सवाल है। एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? तो एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या मात्र 1 होती है। पशुधन में सबसे अधिक बच्चे देने वाली नस्ल कौन है? पूछा जा रहा है कि पशुधन में सबसे अधिक बच्चे देने वाली नस्ल कौन सी है? तो ये हो जाएगा सूअर। और सूअर का गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो सूअर का गर्भकाल जो होता है 144 दिन का होता है। अगले सवाल पे आते हैं। संसार में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? पूछा जा रहा है कि संसार में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल का नाम क्या है? तो मुर्गी की नस्ल का नाम है श्वेत लेग हॉर्न। क्या हो जाएगा दोस्तों? श्वेत लेग हॉर्न। श्वेत लेग हॉर्न। अगले सवाल पे आते हैं। भारत में भैंस की सबसे उत्तम नस्ल कौन है? तो भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल का नाम है नेलोर। अगले सवाल पे आते हैं। शहरी बकरी के नाम से कौन जानी जाती है? तो शहरी बकरी के नाम से बरकरी बकरी जानी जाती है। अगले सवाल पे आते हैं। भारत में सबसे अधिक बकरियां कहाँ पाई जाती है? तो भारत में जो है सबसे अधिक बकरी जो होती है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश जो है आलू उत्पादन में और गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि पश्मीना बकरी निम्नलिखित किस नस्ल से प्राप्त होता है? तो पश्मीना बकरी जो होता है चंगथंगी नामक नस्ल से प्राप्त होता है। अगला सवाल है। विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाया जाता है? तो विश्व में सर्वाधिक भेड़ जो है यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला सवाल पे आते हैं। मवेशी एवं भैंसों के ऊपर और निचले जबड़ों में अस्थायी कृतक दंतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कृतक दंतों की संख्या कुल 8 होती है। अगला सवाल है कि कृत्रिम निषेचन के लिए सांड के वीर्य को संचित करते हैं। तो सांड के जो वीर्य को संचित करते हुए द्रव नाइट्रोजन में संचित किया जाता है। भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती है? तो भारत में गाय की कुल 32 नस्ल पाई जाती है। कितना पाया जाता है? 32। अगले सवाल पे आते हैं। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम उत्पादन है, प्रथम स्थान रखता है। दूध और केला में भी, दूध में भी रखता है और केला में भी भारत प्रथम स्थान रखता है उत्पादन के क्षेत्र में। अगले सवाल पे आते हैं। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय डेयरी निगम की स्थापना 1970 में हुई थी। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। झींगा उत्पादन से गुलाबी क्रांति हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पे। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन होती है? तो मुर्गी की सबसे खतरनाक बीमारी है ये रानीखेत होती है। आते हैं अगले सवाल की ओर। कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग कहलाता है हार्डवेयर। अगले सवाल पे आते हैं।
सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन है? तो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर का नाम है अल्टेयर 8800। अल्टेयर 8800। अगले सवाल पे आते हैं, बेसिक कंप्यूटर भाषा आई है। तो बेसिक कंप्यूटर भाषा जो आई है ये तृतीय पीढ़ी से आई है। अगले सवाल पे आते हैं, कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः जो बना होता है ये सिलिकॉन से बना होता है। अगले सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली है? पूछा जा रहा है कि कौन सा कंप्यूटर है जो सर्वाधिक शक्तिशाली है, तो ये सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो डिजिटल कंप्यूटर जो होता है यह गणना के सिद्धांत पर आधारित होता है। अगले सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो कंप्यूटर भाषा नहीं है, तो लोटस जो है यह कंप्यूटर भाषा नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं, कोबोल भाषा किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो कोबोल भाषा जो होती है ये व्यवसायिक कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं, फोर्ट्रेन किस क्षेत्र में उपयोगी होता है? तो फोर्ट्रेन जो होता है यह विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी होता है। अगले सवाल पे आते हैं, एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो एक बाइट में कुल 8 बीट होते हैं। एक बाइट में कुल 8 बीट होते हैं। अगला सवाल है, कंप्यूटर की मेमोरी में कौन से चिप्स होते हैं? पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर के मेमोरी में कौन से चिप्स होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। कौन कौन हो जाएगा? रैम हो जाएगा, रोम हो जाएगा और प्रोम हो जाएगा। इस तरीके से आंसर आपको लिखा हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अगले सवाल पे आते हैं, लाइन प्रिंटर की गति की इकाई क्या होती है? तो लाइन प्रिंटर की गति की जो इकाई होती है वो लाइन प्रति मिनट होती है। अगले सवाल पे आते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? पूछा जा रहा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है, तो ये इस पर सिलिकॉन की परत होती है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका विकास सर्वप्रथम किल्बी के द्वारा किया गया था। J.S. किल्बी के द्वारा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप को विकास किया गया था। अगले सवाल पे आते हैं, कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर अशुद्धि को बग कहा जाता है। अबाकस का आविष्कार हुआ था। पूछा जा रहा है कि अबाकस का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो अबाकस का आविष्कार जो हुआ था ये चाइना में हुआ था। सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कौन था? पूछा जा रहा है कि सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कौन सा था? तो ये था ईडसैक। क्या हो जाएगा दोस्तों? ईडसैक, EDSAC। अगले सवाल पे आते हैं, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? तो ये हो जाएगा ENIAC। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ENIAC, ENIAC। ENIAC जो था सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। अगले सवाल पे आते हैं, अगला सवाल पूछा जा रहा है कि IBM PC कब विकसित हुआ था? तो IBM PC यह जो विकसित हुआ था ये 1981 में हुआ था और 1981 में ही पहली बार एड्स का पहचान किया गया था। अगले सवाल पे आते हैं, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को CPU कहा जाता है। CPU का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगले सवाल पे आते हैं, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? पूछा जा रहा है कि मेमोरी शब्द जो है किससे संबंधित है? तो मेमोरी संबंधित है हमारे स्टोरेज से। अगले सवाल पे आते हैं, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन है? तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगले सवाल पे आते हैं, नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज कंप्यूटर का नाम है कोलंबिया। क्या नाम है? कोलंबिया। अगले सवाल पे आते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं,
ईमेल का पितामह किसे माना जाता है? तो ईमेल का जो पितामह वह माना जाता है रे टॉमलिंसन को। किसको माना जाता है ईमेल का पितामह? रे टॉमलिंसन को। अगले सवाल पे आते हैं, सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? तो सीपीयू का विस्तृत रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगले सवाल पे आते हैं, www का विस्तारित रूप क्या है? तो www का विस्तारित रूप जो है वर्ल्ड वाइड वेब है। अगले सवाल पे आते हैं, पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया था? तो पहला कंप्यूटर भारत में ISO कलकत्ता 1956 में लगाया गया था। 1956 में कलकत्ता में लगाया गया था ISO द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन है? पूछा जा रहा है कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन है? तो हो जाएगा ENIAC। अगले सवाल पे आते हैं, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन था? तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ। अगले सवाल पे आते हैं, भारत में सबसे पहले सेलुलर फ़ोन सेवा कब शुरू हुआ था? तो भारत में सबसे पहले सेलुलर फ़ोन सेवा का शुरुआत हुआ था जुलाई 1995 में। अगले सवाल पे आते हैं, सिम कार्ड का विस्तारित रूप क्या है? तो सिम कार्ड का जो विस्तारित रूप यानी कि पूर्ण रूप है वो है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगले सवाल पे आते हैं, विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी कौन है? तो विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी सैमसंग है। और सैमसंग किस देश की कंपनी है? तो ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है। और दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है सियोल है। और दक्षिण कोरिया का जो मुद्रा है वो वॉन होता है। अगले सवाल पे आते हैं, कंप्यूटर में परिकलन कहाँ संपन्न होता है? तो कंप्यूटर में जो परिकलन संपन्न होता है वो CPU में संपन्न होता है। और CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। आते हैं अगले सवाल पे, पूछा जा रहा है, बृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है। अगले सवाल पे आते हैं, घूर्णन और परिक्रमण में लगभग समान समय लेने वाला आकाशीय पिंड कौन है? तो समान समय लेने वाला आकाशीय पिंड चंद्रमा है। अगले सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप होता है? तो सूर्य एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप होता है। अगले सवाल पे आते हैं, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? जो ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा होता है वह अभिनव तारा के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल पे आते हैं, हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या कितनी है? तो हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या 89 है। कितना है? 89। अगले सवाल पे आते हैं, हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है? तो हमारी आकाश गंगा की जो आकृति है यह स्पाइरल होता है। अगले सवाल पे आते हैं, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगता है। ध्रुव तारा की दिशा किस ओर होती है? तो ध्रुव तारा की दिशा उत्तर की तरफ होती है। अगले सवाल पे आते हैं, तारे का सूचक क्या है? तारे का रंग सूचक कौन होता है? तो उसके ताप पर निर्भर करता है। अगले सवाल पे आते हैं, वर्तमान आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु लगभग कितनी है? पूछा जा रहा है कि वर्तमान आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु जो है लगभग कितनी है? तो वो है 13 बिलियन वर्ष। अगले सवाल पे आते हैं, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? पूछा जा रहा है कि एक कृत्रिम उपग्रह है उसमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? तो उसमें विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत होगा वह सौर सेल होगा। अगले सवाल पे आते हैं, दुग्ध मेखला या मिल्की वे क्या है? तो दूध मेखला या मिल्की वे जो है ये एक मंदाकिनी है। आते हैं अगले सवाल की ओर, शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंग छोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये पल्सर कहलाते हैं। पल्सर जो होता है तीव्र गति से घूमने वाला तारा होता है। अगले सवाल पे आते हैं, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो शनि जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष समय लेता है। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो इवनिंग स्टार कहा जाता है शुक्र यानी कि वीनस ग्रह को। अगले सवाल पे आते हैं,
पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? पूछा जा रहा है पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? तो गैसों को समूह को वायुमंडल कहा जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो ये 84 वर्ष का समय लेता है। अगले सवाल पे आते हैं। सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता है, कब दिखाई पड़ता है? तो ये 21 मार्च को दिखाई पड़ता है। पूछा जा रहा है कि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता हुआ कब दिखाई पड़ता है? तो ये 21 मार्च को दिखाई पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे बड़ा दिन होता है ये 21 जून को होता है। अगले सवाल पे आते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जो होता है ये अमावस्या के दिन होता है। और ये पूछा जाए कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जो होगा अमावस्या के दिन होगा। और चंद्र ग्रहण पूछा जाए कब होगा? तो चंद्र ग्रहण जो होता है ये पूर्णिमा के दिन होता है। अगले सवाल पे आते हैं। कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम होता है? पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम होता है? तो शुक्र ग्रह जो होता है पृथ्वी के निकटतम होता है। अगले सवाल पे आते हैं। बुध ग्रह जो होता है सूर्य का चक्कर कितने समय में पूरा कर लेता है? तो बुध जो होता है ये शुक्र का चक्कर कंप्लीट करता है मात्र 88 दिनों में। अगले सवाल पे आते हैं। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन होता है? तो आकाश में जो सबसे चमकदार तारा होता है वह साइरस होता है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना छोटा होता है? तो ये 42 किलोमीटर छोटा होता है। पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास होता है वह विषुवतीय व्यास से कितना छोटा होता है? तो 42 किलोमीटर छोटा होता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह होता है? तो शुक्र जो होता है सबसे चमकदार ग्रह होता है। शुक्र जो होता है सबसे चमकदार ग्रह होता है, इसी को वीनस कहा जाता है। सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन होता है? पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन होता है? तो सबसे अधिक तेज कक्षीय वाला ग्रह जो होता है ये बुध ग्रह होता है। और ये अपना कंप्लीट कर लेता है मात्र 88 दिनों में। अगले सवाल पे आते हैं। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने होती है? तो पृथ्वी की जो उपसौर स्थिति होती है ये जनवरी महीने को होती है। और ये 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को होती है। और अपसौर जो होता है ये 4 जुलाई को होती है। अगले सवाल पे आते हैं। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो सूर्य जो होता है पश्चिम में उगता है शुक्र ग्रह पर। अगले सवाल पे आते हैं। जब दिन और रात बराबर होते हैं तब विषुव यानी कि इक्विनोक्स वर्ष के 2 काल होते हैं। ये कब होते हैं? तो ये होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। विषुव कंडीशन किसे कहा जाता है? जब दिन और रात की अवधि बराबर होता है उसे विषुव कहा जाता है। और ये कब होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को ऐसा होता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति का सागर कहाँ होता है? तो शांति का जो सागर होता है ये चंद्रमा पर देखा जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। आँखों से दिखने वाला क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? तो फोरवेस्टा। वैसा क्षुद्र ग्रह जिसको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं उसे फोरवेस्टा के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। सौर मंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान होता है? तो वो हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो होता है इसका जो द्रव्यमान और घनत्व जो होता है वो पृथ्वी के समान होता है। राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो राशियों की कुल संख्या 12 होती है। कितनी होती है राशियों की कुल संख्या? तो ये 12 होती है। 2 ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं होते हैं तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं होते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन होता है? तो सौर मंडल का जो सर्वाधिक गर्म ग्रह होता है वह शुक्र ग्रह होता है। शुक्र यानी कि वीनस। कौन सा ग्रह सौर मंडल का सबसे दूर का ग्रह होता है? सबसे दूर का ग्रह पूछा जा रहा है तो ये नेपच्यून हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह कौन है? तो पूछा जा रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर
परिक्रमा करने वाले ग्रह का नाम है, तो एक हो जाएगा शुक्र और एक हो जाएगा यूरेनस। प्रकाश की गति से जाने पर पूछा जा रहा है, प्रकाश की गति से जाने पर चंद्रमा पर लगभग कितने समय में पहुंचा जा सकता है, तो 1.3 सेकेंड में पूछा जाए। अगर ये पूछा जाए कि सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। अगले सवाल पे आते हैं, पल्सर होता है एक, तो पूछा जा रहा है कि पल्सर क्या होता है, तो पल्सर एक न्यूट्रॉन तारा होता है। अगले सवाल पे आते हैं, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब क्या होगा, तब क्या होगा, थोड़ा ऊपर आ जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, ऐसा क्यों होता है, तो वायु दाब में कमी के कारण ऐसा होता है। अगले सवाल पे आते हैं, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होगा, घट जाता है। दाब अधिक होगा तो सिंपल सी बात है, गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और डेवी एक ऐसा वैज्ञानिक था जो बर्फ के दो टुकड़े को घिस कर पिघला दिया था। अगले सवाल पे आते हैं, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर ही उबलने लगता है, ऐसा किस कारण होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब जो होता है कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वह नीचे आ जाता है। अगले सवाल पे आते हैं, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है। पूछा जा रहा है कि प्रेशर कुकर में जो सब्जियां होती है वह जल्दी पक जाती है, तो ये इसीलिए होता है क्योंकि दाब बढ़ जाने से बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक जो होता है ये बढ़ जाता है। अगले सवाल पे आते हैं, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों फट जाता है, तो ये इसलिए फट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन, तो ऐसा इसलिए होता है कि ऊपर में हाइड्रोजन से भरा रबर का जो गुब्बारा होता है वायु में ऊपर जाता है, तो ऊपर जाकर वो फट जाता है। इसलिए होता है क्योंकि उसके अमाप में वृद्धि होती है और वायु दाब घट जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ऊपर जाकर वह फट जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वायु दाब घट जाता है। आते हैं अगले सवाल पे, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है, तो लोलक घड़ियाँ गर्मी में इसलिए सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। अगले सवाल पे आते हैं, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, तो वर्षा की बूंद जो होती है गोलाकार होती है सरफेस टेंशन के कारण, और सरफेस टेंशन का यूनिट पूछा जाए तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ F/A, इसलिए इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। अगले सवाल पे आते हैं, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है, तो तेल दीप की बत्ती में तेल को ऊपर चढ़ने का कारण होता है केशिका क्रिया। अगले सवाल पे आते हैं, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ जाती है, इसका कारण है डॉपलर प्रभाव। अगले सवाल पे आते हैं, तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की जो दर जो होती है वह बढ़ जाती है, इसलिए तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बन पाती है। अगले सवाल पे आते हैं, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा पाया जाता है, इसलिए क्या होता है, जब हमको कभी भाप लगता है तो अधिक जलन होता है एज कंपेयर टू उबलते जल की अपेक्षा। अगले सवाल पे आते हैं, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो ये अपवर्तन के नियम के कारण ऐसा होता है। अगले सवाल पे आते हैं, आकाश नीला प्रतीत होता है। पूछा जा रहा है कि आकाश जो है ये नीला प्रतीत होता है, क्यों होता है, तो आकाश का नीला रंग प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण। क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण। अगले सवाल पे आते हैं, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है, तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण होता है धूलकण यानी कि डस्ट पार्टिकल। समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण क्या है, तो समुद्र नीला प्रतीत होता है, इसका कारण है कि
आकाश के परावर्तन एवं जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। अगले सवाल पे आते हैं। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, तो अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। अगले सवाल पे आते हैं। प्रतिध्वनि का कारण क्या है, तो प्रतिध्वनि का कारण क्या है, ध्वनि का परावर्तन। अगले सवाल पे आते हैं। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। अगले सवाल पे आते हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि सफ़ेद कपड़ा जो होता है ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होता है, इसलिए गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, ऐसी सलाह क्यों दी जाती है, तो क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, इसलिए दलदली वाली क्षेत्र में फंसे लोगों को वहाँ पर लेट जाने की सलाह दी जाती है। अगले सवाल पे आते हैं। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, ऐसा क्यों होता है, तो पानी का जो वेग होता है अधिक होने से दाब घट जाता है। पूछा जा रहा है कि चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, किस कारण से ऐसा होता है, तो पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ जो होता है पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करती है, इसलिए चमगादड़ अंधेरे में आसानी से उड़ सकते हैं। आते हैं अगले सवाल की ओर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा, तो डेंसिटी जो क्या होगा, डेंसिटी अपरिवर्तित रहेगा, जबकि आयतन, भार और द्रव्यमान में परिवर्तन होते रहता है। अगले सवाल पे आते हैं। यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्त काल होगा, तो उसका आवर्त काल हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टी बराबर होता है √L/g। तो यहाँ पर L का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो L का वैल्यू 4% दिया हुआ है, तो 4 का रूट कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2% वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा। आते हैं अगले सवाल की ओर। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा, तो उसका भार परिवर्तनशील रहेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब किसी वस्तु को हम गिराते हैं तो उसके जी की मात्रा में गिरावट आती है, तो भार क्या हो जाएगा, परिवर्तनशील हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो उसका द्रव्यमान जो होगा वह अस्थिर रहेगा। पूछा जा रहा है कि जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो उसका द्रव्यमान अस्थिर रहेगा। अगले सवाल पे आते हैं। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा, तो तांबे का जो गेंद है उसको गर्म करेंगे तो उसका घनत्व होगा, उसका घनत्व घट जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव होता है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब जो होता है यह घटता है। अगर पानी में जाएंगे नीचे की ओर तो दबाव क्या होगा, बढ़ जाएगा, यदि वायु में जाएंगे तो ऊपर की ओर तो दबाव घट जाता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा, तो दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक जो होता है ये घट जाता है, जबकि इसका अगर क्वथनांक पूछा जाए यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव होगा, पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होती है, तो ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटती है, जबकि ताप बढ़ने पर यह पूछा जाए कि गैस की श्यानता क्या होगी, तो गैस की श्यानता होती है ये बढ़ जाती है। आते हैं अगले सवाल पर। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होगी, तो ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ जाती है। अगले सवाल पे आते हैं। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक दूसरी लड़की आकर उसी झूले पर बैठ जाती है, तो झूले का जो आवर्तकाल क्या होगा, तो झूले का आवर्तकाल क्या रहेगा, तो ये अपरिवर्तित रहेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि झूले का जो आवर्तकाल होता है यह लंबाई पे डिपेंड करता है, न कि द्रव्यमान पे।
अगले सवाल पे आते हैं। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ पिघलने पर बर्फ का जो जल स्तर होगा वह क्या रहेगा, वह अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। अगले सवाल पे आते हैं। कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। पूछा जा रहा है एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा, तो कमरे की वायु का जो तापमान होगा वह बढ़ जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा, तो कमरे का ताप जो होगा यह बढ़ जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व क्या होगा, तो उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। अगर कोई चुंबक है, अगर उसको हम गर्म करेंगे तो उसका जो चुंबकत्व गुण होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी गुण जो होता है वह गुण खो देगा यानी कि नष्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अर्धचालक में ताप बढ़ने पर क्या होता है, तो अर्धचालक में ताप बढ़ने पर प्रतिरोध जो होता है यह घट जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। जैसे सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। अगर इसको हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यह अपना इसका जो प्रतिरोध होगा वह घट जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। जब किसी वस्तु को धन आवेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है। पूछा जा रहा है जब किसी वस्तु को हम धन आवेशित करेंगे तो वह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खोता है। अगले सवाल पे आते हैं। जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होती है, जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से घट जाती है। अगले सवाल पे आते हैं। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, तो पृथ्वी से या ऊपर जाए या नीचे जाए जी के मान में क्या होगी, गिरावट आती है। तो जी के मान में गिरावट आती है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाता है तो दूध का घनत्व क्या होगा, तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। पूछा जाएगा दूध से हम क्रीम को निकाल लेंगे तो उस कंडीशन में जो दूध का जो घनत्व होगा वह क्या होगा, तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है। पूछा जा रहा है कि जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होगा, तो उसका आयतन घट जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो गतिज ऊर्जा वह 1/4 रह जाएगी। जैसा कि हम लोग फार्मूला से जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv²। तो यहाँ पे बोलना तो क्वेश्चन में दिया गया है कि इसकी चाल को आधा कर दिया जाए। तो यहाँ पे जो चाल है, वेलोसिटी जो दिया गया है, वेलोसिटी को बोल रहा है 1/2 कर देंगे तो 1/2 का जो होल स्क्वायर होगा वह कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका काइनेटिक एनर्जी बराबर जो हो जाएगा, तो इस तरीके से इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 1/2 गुने 1/4 mv²। तो इस तरीके से इसका आंसर जो हो जाएगा 1/4 रह जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4 रह जाएगी। सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा जा रहा है। झरने से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होगा, तो जब जल ऊंचाई से गिरता है यानी कि झरने से गिरेगा तो उसका जो टेम्परेचर होगा वह बढ़ जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। किसी पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो उसका आवर्तकाल जो होगा वह √2 गुना बढ़ जाएगा। तो जैसा कि हम लोग फार्मूला से जानते हैं t बराबर होता है 2π√√L/g। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे t जो हो जाएगा, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा √L के। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कर देंगे, √2 हो जाएगा, तो L के जगह 2 डालेंगे तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा √2 गुना हो जाती है। आते हैं अगले सवाल की ओर।
पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रहा है। पूछा जा रहा है पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रहा है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाए तो पानी का तल क्या होगा? तो पानी का तल वही रहेगा। अगले सवाल पे आते हैं। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होती? यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि कम हो जाती और रात की अवधि ज़्यादा हो जाती। अगले सवाल पे आते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होती है? तो स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई किसी भी वस्तु की जो कुल ऊर्जा होती है वह नियत होती है। अगले सवाल पे आते हैं। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या होगा? पूछा जा रहा है जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धन आवेशित हो जाएगी। अगले सवाल पे आते हैं। यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसका आकार क्या होगा? तो इसका आकार जो होगा इसके आकार में वृद्धि हो जाएगी। पूछा जा रहा है यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसका आकार क्या होगा? तो इसके आकार में वृद्धि हो जाएगी। अगले सवाल पे आते हैं। ताप बढ़ने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध क्या होगा? तो ताप बढ़ने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध जो होगा वह घट जाता है। तो सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक है। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध जो होगा यह घट जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होगा वह बढ़ जाता है। क्या होगा दोस्तों? गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा। पूछा जा रहा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा। लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या होता है? तो लोहे में जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग का 5 सेट कंप्लीट होता है। इससे पहले मैं 1 से लेकर 20 सेट का कंप्लीट डिस्कशन करवा चुका हूँ। सो आप लोग देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।